हमारे मुल्क में अब अक्सर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में अब वो मिनरल वाटर यूज़ किया जा रहा है क्योंकि नलके का पानी ख़राब हो गया। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएच ऑफ द बॉडी, जो पीएच ऑफ द बॉडी होता है वो अल्कलाइन बॉडी बेहतर होती है। हमारा जो न्यूट्रल है वो 7 है। अब न्यूट्रल 7 है तो जो 7 से कम जो नीचे जाएंगे तो एसिडिक होंगे। 4 पे 5 पे हाईली एसिडिक हो गया, 6 से लेस एसिडिक, 7 से आगे अल्कलाइन शुरू हो जाता है। बॉडी को अल्कलिनिटी चाहिए और तेजाबियत नुकसानदेह है। 20 साल में जो खुराक हमने शुरू की बच्चों ने, जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसमें जंक फूड्स और दूसरे कलरफुल, कितने डेंजरस है ये? जो हर चौथा मरीज जो है वो इसका अब इफेक्टेड है, एवरी 4th चाइल्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, कहते हैं सेहत है तो जहान है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपका जहान अच्छा है, आपकी ज़िंदगी अच्छी है और आपके शब रोज़ अच्छे गुजरते हैं। और इस सेहत के अच्छे होने के लिए कौन से ऐसे अवामल हैं जो हमें ज़िंदगी में अपनाने होंगे, कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सी ऐसी इंटेक है जो हमें आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और आज के हमारे मेहमान यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, ख़ास तौर पे हमारे तमाम नाज़रीन के लिए जो अपनी सेहत के हवाले से परेशान रहते हैं और फूड इंटेक के हवाले से बहुत परेशान रहते हैं। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर ज़फ़र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप पैथोलॉजिस्ट हैं और यकीनन हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, और जो हम फूड लेते हैं वो बड़ा डिपेंड करता है हमारी सेहत के ऊपर। हमारे नाज़रीन आज जानना चाहेंगे ये जो हमारे फूड जब ब्लड बनता है और जिस तरह की हम खुराक खाते हैं, ये कितनी प्योर खुराक है और क्या नुकसानात इससे हो रहे हैं और क्या फ़ायदे हमें पहुँच रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इंसान जब बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में होता है, तो जो माँ का खून है उससे उसको खुराक मिल रही होती है। ठीक है। पैदा होने के बाद उसको अपनी जो बाहर की आप खुराक देंगे वो उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। इंसान के अंदर ज़्यादा पार्ट जो है फ्लूइड, तकरीबन 4.5 लीटर से 5.5 लीटर खून होता है इंसान के अंदर, जो उसकी रगों में चल रहा होता है। ठीक है। इस खून का जो रंग है बेसिकली वो रेड ब्लड सेल की वजह से रेड होता है। अदरवाइज ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पानी से ज़रा हल्का सा जो टिंज होता है उसमें। अब जो आरबीसीज और जो फ्लूइड है बॉडी, जो ब्लड का जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर्म कंपोनेंट होते हैं कुछ, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट हैं, इनका डिफरेंट फंक्शन है। और जो ब्लड है वो जिस्म के हर सेल तक पहुंचता है और न्यूट्रिशन देता है। तो वो जो सेल बॉडी का है, चाहे वो बाल है, चाहे वो आँख के अंदर का सेल है, चाहे वो स्किन है, फेस की है, चाहे नेल की है, जहाँ ब्लड सप्लाई जाएगी तो उसको खुराक मिलेगी तो वो सेल जिंदा रहेगा, वरना वो सेल जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है। अब उसकी जो है फादियत खुराक के मुतालिक कि अगर वो खुराक जो है उसमें कोई डेफिशिएंसी है या उसमें कोई टॉक्सिसिटी है, ठीक है, या उसमें कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है जो कि वो जिस्म के लिए, सेल्स के लिए सही नहीं है, तो वो पहुंच जाएगी बजरिया आरबीसीज के, और वो आरबीसी जहाँ लेकर जाएंगे पहुँचाते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली जो आरबीसीज हैं वो सारा कुछ डाइजेशन होने के बाद आरबीसी इंटेस्टाइन से लेकर उठा के बोन मैरो तक ले जाते हैं, जहाँ पे फैक्ट्री हो जाते हैं सारे। जी। और अल्टीमेटली बोन मैरो जो होती है इंसान की हड्डी के अंदर जो मिक है उसको मैरो बोलते हैं, तो उसके अंदर आप समझें एक फैक्ट्री है जहाँ अल्लाह ताला ने ये इंसान के अंदर और एनिमल के अंदर भी ये पैदा किया है कि वहाँ उस फैक्ट्री में जाके तो ब्लड सेल तैयार होते हैं। अच्छा। जिसमें रेड सेल, अगेन वाइट सेल, जिसमें प्लेटलेट, ये सब कुछ जो है वहाँ तैयार होता है। तैयार होने के बाद एक ख़ास साइज़ के जो आरबीसी हैं, कुदरती तौर पे वो जो बारीक से बारीक वेसल्स छोटी से छोटी होती हैं, उसमें एक ख़ास साइज़ फ़िल्टर होके या उनके ज़रिए, फ़िल्टर का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन, तो वो एक खास साइज के सेल बाहर निकलाते हैं, बड़े सेल बोन मैरो के अंदर ही रह जाते हैं। अब वो जो आरबीसीज हैं
अगर वो फैक्ट्री जो जिसको मैंने फैक्ट्री बोला मैरो, अगर उसके अंदर पूरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल से मुराद आयरन, कॉपर, दिस सो मच प्योर चीजें उसको मिल रही है, सही चीजें, नेसेसरी। प्योरिटी इम्प्योरिटी इज द सेपरेट सब्जेक्ट, लेकिन उसकी नेसेसिटीज जो हैं उसको बनने में, रिक्वायरमेंट जो उसकी, मसलन आरबीसी के बनने में आयरन और ग्लोबीन चाहिए जो हीमोग्लोबिन बनाती है। तो ग्लोबीन पार्ट इज प्रोटीन और आयरन इज मिनरल। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो हर सेल के अंदर डीएनए होता है, अगर डीएनए एबनॉर्मल हो गया तो सारे सेल गड़बड़ हो गए, ठीक है, वहीं से कैंसर बनता है, वहीं से अगर वो डिफेक्टिव हो गया डीएनए तो वही लुकीमिया बनाएगा, वही ब्लड कैंसर बनाएगा, वही सेल की ग्रोथ को डिफरेंट ले जाएगा। तो उसके जो अंदर के क्रोमोसोम और जो उसके जो पेयर्स होते हैं 23 पेयर्स, और वो उनको इम्पेयर कर देगा, वो उसकी उस पेयर्स पर डिफेक्टिव आ जाएगी, उसके किसी न किसी लिम्ब में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा और उसकी डेफिशिएंसी से एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस होंगे इंक्लूडिंग आरबीसी। अच्छा, और खून बनना कम हो जाएगा और बड़े आरबीसी या डिफरेंट आरबीसी, डिफरेंट शेप के आरबीसी वो टूटना शुरू हो जाते हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ना ही वो पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो कमज़ोरी का बायस बनना शुरू हो जाता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा अच्छा आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया है कि जो ब्लड से होता है। अब जो हम इनटेक लेते हैं, खुराक जो आती है, वो खुराक जब ब्लड सेल्स में ट्रांसफ़र होती है, अब पाकिस्तान में या दुनिया में हमें कहा जाता है प्योर खुराक लेनी चाहिए, अच्छी गज़ा लेनी चाहिए, सादा गज़ा लेनी चाहिए। हमारे तो इतनी मुनक़्क़द जो गज़ाएँ हैं और इस तरह की है, तो वो नुकसानदेह नहीं होती हमारे लिए? बिल्कुल होती हैं। बात यह कि जो ओरिजिनली जब इंसान प्रिमिटिव एज में था तो उम्रें बहुत लंबी थी। जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं इंसान की उम्र बड़ी ज़्यादा थी और इंसान बड़े फिजिकल काम करता था। आहिस्ता 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 इंसान की उम्रें कम होती चली गई, आहिस्ता 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 उसके जो मशक्क़त थी या उसकी वो जिस्मानी काम कम होता चला गया, ऑटोमेशन पे आते चले गए। फिर वो जो बंदा वॉक करता था साइकिल पे आया, साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे आ गया, उसके बाद कार पे आ गया, तो बॉडी ने फंक्शन इसी तरह, पहले खेती बड़ी ज़्यादा होती थी, खुद ग्रो करते थे, जिस्मानी रेजिस्टेंस और उसमें ज़्यादा नशूना होती थी मसल की। खुराक का पहलू सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो वक्त गुजरा तो डिफरेंट जो खुराक बेसिक थी, बेसिक खुराक में डिफरेंट चीज़ें टेस्ट बढ़ाने के लिए ऐड होती चली गई। वो जो टेस्ट बढ़ाने के लिए या खुराक की कमी हुई तो डिफरेंट चीज़ें यूज़ की गई खुराक की कमी को पूरा करने के लिए। वो जो सिंथेटिक फूड, जिस तरह के आप कोई चीज़ कलरफुल खा रहे हैं और उसका जो रंग है उसमें जो है टॉक्सिसिटी है, या जिस तरह आप कोई खाद जो है यूज़ गलत हुई है तो वो उसमें टॉक्सिसिटी आ गई, या किसी ऐसे ड्रेन का पानी फसलों को या ऑर्गेनिक चीज़ों को, वो जो हमारी ओरिजिनल थी उनको जो हमने पानी दिया उसके अंदर लेदर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और सारा पानी लगा तो उसमें भी इम्प्योरिटी चली गई। इसी तरह चिकन और दूसरी चीज़ें, और उनको डिफरेंट इंजेक्शन लगा के उनकी फैटनिंग और अर्ली पैदावार के लिए जो चीज़ें यूज़ की गई, ये सारे केमिकल में आती हैं और टॉक्सिसिटी में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करना शुरू कर दी और फिर इंसान जो है वो उसकी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। और पिछले जो 20 साल में जो खुराक, तकरीबन 20 साल में जो खुराक हमने शुरू की बच्चों ने, जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिसमें जंक फूड्स और दूसरे कलरफुल और कुकरे, चिप्स, फलां और पता नहीं होता हमें क्या क्या उनके साथ हुआ है। ओहो, अभी मेरे पास हर चौथा मरीज़, जो बच्चियां मेरे पास आती हैं, बच्चे आते हैं, जो हर चौथा मरीज़ जो है वो इसका अब इफेक्टेड है, एवरी 4th चाइल्ड। और उसके जब मैं ब्लड एनालिसिस करता हूँ, ब्लड देखता हूँ, तो उसके ब्लड से पता चल जाता है कि इसने जो पिछले जो कुछ किया है अब तक के इफ़ेक्ट्स उसके आरबीसी पे क्या हैं, जो डाइट उसने ली है, जो डाइट ली है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो डाइट है, जो खुराक हम लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
ग्रोथ के अंदर, ज़हनी नशोनुमा के लिए और ख़ास तौर पे जिस्मानी नशोनुमा के लिए और अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमारी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ड्रिंक्स की हम बात करेंगे ख़ास तौर पे, हम एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे अपने नाजरीन को। आपके पास एक प्लेन वाटर है और एक कोला आपके पास है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि जी ये हम जो पानी पीते हैं, जो हम कोलास पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, वो कितने प्योर है और क्या है उसका म्यार क्या है बेसिकली? देखिए, हमारे मुल्क में अब अक्सर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में अब वो मिनरल वाटर यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि नलके का पानी ख़राब हो गया। ख़राब कैसे हुआ है? उसमें टाइफाइड, कॉलरा, ये वो फलां जरासीम, पैरासाइट्स आ गए। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएच ऑफ द बॉडी जो पीएच ऑफ द बॉडी होता है वो अल्कलाइन बॉडी बेहतर होती है। हमारा जो न्यूट्रल है वो 7 है। ये लेवल हमारे लेवल जो न्यूट्रल होता है हमारा पीएच न्यूट्रल 7 है। जी मैं बताता हूँ। अब न्यूट्रल 7 है तो जो 7 से कम जो नीचे जाएंगे तो एसिडिक होंगे। अच्छा। और 4 पे 5 पे हाईली एसिडिक हो गया, 6 से लेस एसिडिक, 7 न्यूट्रल, और 8 पे जाके 7 से आगे अल्कलाइन शुरू हो जाता है। अल्कलिनिटी जो है वो हमें चाहिए बॉडी को अल्कलिनिटी चाहिए और तजाबियत नुकसानदेह है। ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर एक लेंथी डिस्कशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैंने ये कहा कि एसिडिक चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें जो मेरा एक्सपेरिमेंट है जो लोगों को ही पता होगा। अच्छा, बोतलों के ऊपर लिखा होता है, हर कंपनी ने लिखा होता है कि जी इसका पीएच इतना है, लेकिन हम गौर से पढ़ते नहीं है। उसके ऊपर चार्ट होता है एक और गवर्नमेंट की तरफ से वो उसके ऊपर लेबल है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो लेबॉर्ट्रीज हैं लाइक PCSIR वगैरह वो उसको टेस्ट करती हैं और चेक करती हैं कि जो इसने लिखा हुआ है वो सही भी है कि नहीं। लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम में आके कुछ लोग दे दिला के निकल जाते हैं। आम जो पानी है उस पर लिखा होता है 7, 6.5 to 8.5। अच्छा, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो लोअर साइड पे ही होते हैं, पूरा 8, 8.5 किसी का नहीं होता। जैसे कि अभी मैं जो पानी यूज़ करूँ, मेरा पानी आ रहा है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, और ये आपको इसमें डाल के, ये सादा पानी है जो बॉटल्ड वाटर है, तो इसमें आप देखेंगे पीएच इसका चल रहा है, और ये एक जगह जाके रुकेगा। ये प्लेन वाटर है, ये प्लेन वाटर है जो बॉटल्ड वाटर है, ये नल का नहीं है। मैं नलके का भी मंगाऊंगा अभी। अच्छा। जो टैप वाटर बाहर से आ रहा है उसको भी देखेंगे। तो ये चल रहा है और इसका आप देखेंगे कि 5.68, तो 6 से भी कम है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड वाटर। और जो स्टैंडर्ड है वो 6.5 से 8.5 लिखा जा रहा है। ठीक है। तो हमें चाहिए समवेयर लाइक 7.5। ठीक है। अब देखना ये कि 7.5 कौन से पानी दे रहे हैं। तो हम देखेंगे कि नलके का पानी ये बॉटल्ड वाटर है। अच्छा, इसी तरह जब मैं इसको जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं राइट उसमें डालूंगा, तो अब आप नोट करेंगे कि इसको क्या होता है। ये सारे हाईली एसिडिक है, ये लेस देन 3 आ जाएगा। जैसे आपके सामने इस वक्त आप देख रहे होंगे डिजिट्स, ये वो ड्रिंक्स है जो हम ये ड्रिंक्स हैं जो हम शौक से पीते हैं। बहुत शौक से हमारे बच्चे पीते हैं। कोई कहता है जी इससे आजमा ठीक होता है, खाने मुझे के अच्छा बाद तो लगता लाजमी, खाने के है, बाद और तो गरम गरम खाना खाते हैं तो उसके बाद प्यास लगती है, जो हाई कैलोरी फूड होता है, जो भी होता है, और बाहर से जब खाना खाते हैं तो उसमें तो ज़रूरी है ये वाली। जरूरी है। ये हम चेक अभी करेंगे। अभी मैं देखता हूँ इसमें ये 2.29 2.3 पे जा रहा है, 2.3 पे जा रहा है। टेरेबल। अच्छा, दिस इज हाईली एसिडिक, इसीलिए मैं इधर अपने नाज़रीन के लिए कि ये अभी इसकी 2.3 पे जा रहा है, और इसका पीएच कितना होना चाहिए? पीएच जो हमें ड्रिंक जो रिकमेंडेड है वो 6.5 से अबव होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो ये कम है तो ये क्या है? ये एसिडिक है, एसिडिक एसिडिक है, और ये इंटेस्टाइनल सेल को डैमेज करता है
और अल्टीमेटली वो डाइजेशन ख़राब होती है, अल्टीमेटली हमारा हाजमा ख़राब होता है बच्चों का और सबका जो पी रहे हैं। अल्टीमेटली वो डाइजेशन जब ख़राब होती है तो फिर उसके B12 एब्जॉर्प्शन, फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन, जितने मिनरल और विटामिन है उनकी एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट आ रहा है। लेकिन ये स्लो पॉइजन है और कईयों को तो एडिक्शन है, इसके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन आपने देख लिया कि एसिडिक इतना फर्क है, ये इतना फर्क है। और देयर आर रिसर्चेस जो डाइटिशियन ने रिसर्चेस की हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें एसिड फूड और अल्कलाइन फूड का कितना ज़्यादा सेहत के ऊपर उसका असर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डिफरेंस हमने कोला में देखा, ये डिफरेंस हमने पानी में देखा। अब ये पानी थोड़ा सा प्योर था, बेहतर था। अब जो हम रूटीन का पानी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है वो भी अब खुदा बात नहीं है, वो भी मसाइल है। तो पानी कौन सा पीना चाहिए आपको? देखिए, सबसे अच्छा जो दुनिया में बेस्ट वाटर है वो चश्मे का पानी होता है, पहाड़ों का निकला हुआ पानी होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो चश्मे का पानी आप पे जमजम है वो दुनिया का बेस्ट वाटर है। दैट इज़ नेचुरल। और कुदरत ने हमें ऐसा तोहफा दिया है, और पता नहीं कितने मिलियन बिलियन बंदे पी रहे हैं और आता जा रहा है, और उसमें सारे मिनरल मौजूद हैं। वो अल्कलाइन वाटर है। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे भी आप पहाड़ों पे चले जाएं, हंजा चले जाएं, इधर इवन मैं पंजा साहब चले जाएं, इधर टैक्सरा के साथ, तो उनका भी एक चश्मा है, वो भी पानी बेहतर है। अब मरी की तरफ रास्ते में चले जाएं, एबटाबाद टू मरी और डिफरेंट एरियाज जहाँ पे चश्मे हैं, जितने पानी है आप देखेंगे वो नेचुरल है और आपको जूद हजम है, आपकी खुराक हजम हो रही है, आपकी सेहत अच्छी हो रही है। यहाँ पे हमारे पास वो पानी नहीं है, हमारे पास अवेलेबल नहीं रहा। देखें, अब तो जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा जो एडवर्टीजमेंट कर रही है उसका ही ज़्यादा बिक रहा है। जो इंग्रेडिएंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने PCSI और लेबोरेटरीज रिकमेंडेड है, वो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं और वो हेल्थ के मुताबिक हैं, मगर उसमें फिर भी सारी चीज़ें नहीं होती जो कुदरती चश्मे के पानी में होती है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर ना अवेलेबल हो तो बॉइल्ड वाटर को क्या रिकमेंड करें? नहीं, बॉइल्ड वाटर भी इट इज़ नॉट हाईली रिकमेंडेड। उसमें भी आप देखेंगे कि अगर आप पानी को बॉईल करते हैं तो उसकी तह के अंदर आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े मिनरल बैठे होते हैं। तो कई चीज़ें, और पानी का जो स्ट्रक्चर है H2O, वो जब आप गर्म करते हो, बॉईल करते हो, तो पानी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है थोड़ा सा, उसके आयन इधर उधर हो जाते हैं, और जो उसके अंदर जो हमें मिलना चाहिए मिनरल्स वो तो बैठ गए सारे, और आपको फिर भी नहीं पता उसका pH कितना है। सिर्फ ये होता है उसमें कि बड़े बैक्टीरिया मर जाते हैं। अच्छा। और जो फिल्टर भी अल्ट्रा फिल्टर्स आ गए हैं, उसमें क्लेम किया जाता है कि वायरस तक वो पकड़ा जाता है, लेकिन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से। मुश्किल होता है कि वायरस पकड़ा जाए, मगर फिर भी जो पैरासाइट्स और बैक्टीरिया बड़े हैं सारे, वो फिल्टर तक होल्ड रहते हैं। और इसके लिए ये, अगर ये सवाल बड़ा मुश्किल भी है कि फिर पिए तो क्या पिए, तो हमें चॉइस ये है कि जो अवेलेबल वाटर हैं उसमें से देखेंगे कौन सी कंपनी का पानी बेहतर है। और हुकूमत जिस तरह काम कर रही है या कर रही थी, अगर उस फार्मूले पे अमल किया जाए और वो जो पानी तैयार करके दे रहे थे उसमें सारे मिनरल ऐड हों, क्लोरिनेटेड, उतनी क्लोरीन जितनी चाहिए। जो क्लोरीन ज़्यादा दे देंगे तब भी नुकसान है, वो टॉक्सिसिटी में शुमार हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हम पानी की हमने बात की है, खुराक के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि खुराक का भी बहुत मुश्किल होता है, प्योर खुराक किसको कहते हैं? कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो प्योर है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है? लेकिन जो ज़मीन से उगी, ठीक है, जो दरख्त पे लगी, तो ये प्योर खुराकें हैं, प्योर खुराकों में आ जाते हैं। ठीक है। जो भी कुछ सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के ऊपर जाके उगती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं। ठीक है, जो हाइट पे आप कह रहे हैं, कुछ दरख्तों पे उगती। ठीक है। अब जितने भी ओरिजिनल, जिनके ऊपर जो उसके पेस्टिसाइड ना डला हो, पेस्टिसाइड भी जो है वो हमारी टॉक्सिसिटी में आ जाएगा। अगर पेस्टिसाइड उतारा नहीं गया, मसलन किसी फ्रूट को कीड़ा लग जाता है, उसको बचाने के लिए आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। एप्पल पे किया जाता है, और चीज़ों पे किया जाता है। ऑरेंजेस का तो खैर स्किन वो अंदर ही होता है, वो भी तो उसका स्किन काफ़ी मोटा है,
लेकिन फिर भी जो चीज़ जो केमिकल जिस पे लगाया जाए, मैंगो को पकाने के लिए जो कच्चा मैंगो उसके ऊपर एक मसाला सा लगाते हैं, वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं, वो भी टॉक्सिसिटी में आ जाएगा। अब जो नेचुरल फूड है वो नेचुरल फूड है जिसमें सब्जियां सारी की सारी, फ्रूट सारे के सारे, गंदम, हमारा बेसिक जो खुराक है वो गंदम है और चावल है। अब गंदम में हम क्या करते हैं कि उसकी जब जो चक्कियों में जाता है, फ्लोर मिल्स में जाता है, तो उसके ग्रेडियंट अलग कर दिए जाते हैं। उसका जो छान है वो अलग हो गया, उसका जो दूसरे पार्ट अलग हो गए, और जो वाइट आटा है वो अलग हो जाता है। अब वो जो डिफरेंट चीज़ें उसमें से असल चीज़ निकल जाती है जो चाहिए पार्टी को। होल व्हीट बेस्ट व्हीट है, प्योर, जिसको आप ग्राइंड करके और वो आप आटा बनाते हैं तो ये बेस्ट आटा हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट फाइनली मैं पूछना चाहूँगा, अक्सर लोग टेस्ट नहीं करवाते और डिले हो जाता है, कई साल नहीं करवाते, और अचानक गुर्दे में दर्द, पता लगा 70-80% गुर्दे काम करना छोड़ गए। अक्सर कैंसर की तशखीस उस वक्त होती है जब बंदा लास्ट स्टेज में होता है। आप क्या रिकमेंड करते हैं सुनने वालों को कि एक तो किडनी के हवाले से बहुत प्रॉब्लम आती है, ब्लड टेस्ट भी लोग प्रॉपर्ली कराते, तो कितना ऑफनली लोगों को करवाना चाहिए टेस्ट? देखिए, हमारे जो ऑब्जर्वेशन में है वो ये है कि साल में एक मरतबा बंदे को टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब आपका दूसरा सवाल होना चाहिए कि कौन से टेस्ट करवाने, कौन से टेस्ट करवाने? ये बहुत एक कॉमन, यानी आप सारे के सारे नहीं करवा सकते, अफोर्डेबिलिटी, अननेसेसरी। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो ब्लड कंप्लीट पिक्चर या CBC कंप्लीट ब्लड काउंट्स, ये सारा हो जाए, उसमें फिल्म देखने वाली लेबॉर्ट्री हो। ये जो स्लाइड हम जैसे ये फिल्म लगी हुई है, इसमें इस फिल्म में मैंने देखा कि इस शख्स के ये RBC बड़े हो चुके हैं। इसमें दो पॉपुलेशन है, एक ये वाली छोटा सेल, एक ये वाली बड़ा सेल, और एक ये जो यूनियन कर रहा है। तो ये यहाँ से पता चलेगा कि उसके RBC बिगड़ चुके हैं। अब इसकी हीमोग्लोबिन 6 पे थी जब ये आया है। ये मेरा पेशेंट है, इसका इंटरव्यू भी मेरे पास है। अच्छा जी। तो वो 6 पे आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह डायग्नोज हुआ, तो उसको हमने जिस चीज़ की कमी नज़र आई तो हमने वो उसका इलाज किया। 1 महीने में ये 12 हीमोग्लोबिन पे हो गया, और जिसके लिए हमने कोई खून नहीं दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तशखीस सही हो जाए। जी, तशखीस का मतलब ये है कि ये नहीं कि मशीन में डाला, मशीन ने दिया और आपके हाथ में लिफाफा रिपोर्ट दे दी कि जनाब ये आपकी रिपोर्टें ले जाएं। दिस नॉट इनफ। राइट। उसमें क्रिटिकली ट्रेंड बंदा दिखे, यानी हीमाटोलॉजिस्ट जब स्लाइड देखता है, ब्लड देखता है, तो उसकी अप्रोच ही हो रहा है। एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उसकी अप्रोच ही डिफरेंट है, तो मशीन से करता है, उसका नॉलेज भी नहीं है। राइट। अच्छा, जब वो चीज़ें मिस कर जाता है तो मिस होते होते पता तब चलता है जब डायग्नोज नहीं हुआ कि बीमारी तो मौजूद है, उसने साल के बाद टेस्ट कराया, वो तो नॉर्मल आ गए। तो नॉर्मल, एबनॉर्मल या डिफेक्ट को शुरू से पकड़े तो इलाज होता है, लेट हो जाए तो फिर इलाज नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। अब जो किडनी है उसके भी जो यूरिन निकलता है, वो यूरिन बताएगा कि उसमें pH कितना है, तो बॉडी pH पता चल गया। उसमें RBC आ रहे हैं कि नहीं, उसमें प्रोटीन आ रही है कि नहीं, उसमें कास्ट आ रही है कि नहीं, उसमें सारी चीज़ें पता लग जाती हैं अगर यूरिन तरीके से एहतियात से किया हो। फिर यूरिन का दूसरा पार्ट है उसकी माइक्रोस्कोपी, उसमें पस सेल्स, कास्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स। अब अगर यूरिन क्रिस्टल जो हैं एसिडिक है और एसिडिक यूरिन है तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड स्टोन बनेगा। अगर उसका यूरिन अल्कलाइन है, pH उसका 8 है, तो फिर उसका जो है अल्कलाइन स्टोन बनेगा जिसमें फास्फेट, ट्रिपल फास्फेट और कार्बोनेट स्टोन है। दोनों का इलाज डिफरेंट है। जैसे कि ये यूरिन आम लेबॉर्ट्री में ये चल रहा होता है, ये एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग है, इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये स्ट्रिप जो है इस तरह की स्ट्रिप होती है, इसमें कलर दिए हुए हैं। ये कलर हम मैच करते हैं इस तरह ये रख के। इसमें पहला नंबर है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि उसमें कितनी ये भारी है, लाइट है कितना है उसका, और pH
जो मैंने पीएच की बात की, एक तो वो हमारा पीएच मीटर है येलो कलर का, दूसरा ये हमारा कलर बताएगा कि पीएच ये कितना है। घर में भी चेक हो सकते हैं आप? ये घर में भी चेक हो सकता है। इसमें सारे चीजें 10 की 10 चीजें हैं, और अगर कोई बंदा हफ्ते के हफ्ते भी अपने घर में कर ले, महीने के महीने भी कर ले, तो वो पकड़ लेगा कि मेरा प्रोटीन आ रही है, शुगर आ रही है, आरबीसी आ रहे हैं। इसको मैच कर लें, जिस रंग के साथ वो मैच कर रहा है वही उसकी वैल्यू है। ये बड़ा सिंपल है हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनके लिए कि सिंपल आपने अपना टेस्ट आप घर में भी कर सकते हैं, जो कि किडनी का बहुत बड़ा एक मसला इशू है जो आता है। डॉक्टर साहब, हमारे पास सवाल तो बहुत ज़्यादा है, अब वक्त हमारे पास महदूद है, तो हम चाहेंगे अगली नशिस्त में आपसे मज़ीद इस पर गुफ्तगू की जाए, और बहुत सी चीज़ें हैं जो जानने वाली हैं हेल्थ के हवाले से खास में हमारे नाज़रीन के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कोई मैसेज देना चाहेंगे? यू वेलकम। मैसेज मेरा यही है कि साल के साल टेस्टिंग, और अच्छी लैब से टेस्टिंग, और सही इंटरप्रिटेशन बाय द ब्लड फिल्म। एक ब्लड फिल्म को सामने रख के तो उसकी बीमारियां देखें, इसमें से पता चलता है आरबीसी कितने साइज के हैं, कितने हैं, और पता चलता है प्लेटलेट अंदाज़ा हो जाता है कितनी है। उसके अलावा वाइट सेल इन्फेक्शन है कि नहीं है, अगर इन्फेक्शन है तो वायरस है या बैक्टीरियल है, तो इससे पता चलता है। अगर वो एलर्जी है, उसके वर्म्स हैं, या वैसे उसको एलर्जी है, तो उसके सेल ईओसिनोफिल बढ़ जाएंगे। तो इस तरह बंदे को अब वो लेवल आ गया कि हमारे लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है एक सेहतमंद मुआशरा आगे आए, जो अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है उसका दिमाग भी सही नहीं है, और जो बीमार आदमी है उसकी वही प्रोडक्ट जाके ना रिसर्च में जाएगा, ना डिफेंस में जाएगा, ना वो कहीं भी नहीं जाएगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब पर हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स के लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।